Hey everyone, welcome back to my channel Shibu Classes. I am Shivangi Gupta and today we are going to start a new chapter of economics, that is theory of supply. In this chapter we will study about the supply and stock, what is the difference between these two terms, and then we will learn that how to draw a supply curve and what is its slope and what are the determinants of supply. So don't worry, we will cover this chapter in 1 or 2 videos. Okay, so let's start it. Okay, first is what is the difference between supply and stock. But before knowing the difference between these two terms, आपको पहले पता तो होना चाहिए ना सप्लाई है क्या. देखो, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैप्टर में खुद को सप्लायर कंसीडर करके चलना है. ठीक है, कि आप एक सप्लायर है, आप एक सप्लायर की तरह से ही इस चैप्टर में सोचोगे. सो फर्स्ट थिंग इज कि सप्लाई क्या है. ओके, supply of a commodity is a schedule that shows the various quantities of a commodity that the producer is willing to sell at different possible prices. It means supply क्या है कि एक प्रोड्यूसर की जो इच्छा है जो सामान बेचने की. सपोज करो मेरे पास जो है 100 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स हैं, लेकिन वो क्या है, मेरा वो सप्लाई है क्या? नहीं. वो अगर मैं सप्लायर हूँ और मेरे पास 100 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स हैं, तो इन दैट केस जो 100 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स हैं वो मेरा स्टॉक है, ना कि सप्लाई. ओके, सो आई हैव स्टॉक ऑफ 100 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स. बट व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई इज समथिंग दैट आई एम विलिंग टू सेल, जो मुझे बेचना है, मैं बेचना चाहती हूँ. सो इन दैट केस अगर मैं उनमें से सिर्फ 30 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स बेचना चाहती हूँ, तो 30 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स क्या है, मेरी सप्लाई है. ओके, तो यही फर्क है दोनों में, सप्लाई और स्टॉक में. और सप्लाई क्या एक तरीके से स्केड्यूल की तरह है. सप्लाई किस पे डिपेंड करती है? प्राइस पर. वैसे तो और भी चीजों पे सप्लाई डिपेंड करती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, बट प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी. तो उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर मतलब किसी अलग अलग प्राइसेस पे एक सप्लायर कौन कौन सी क्वांटिटीज बेचने को तैयार है, दिस इज कॉल्ड सप्लाई. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Okay, and the stock refers to whole quantity of something that is available at present with the producer. Okay, okay, तो चलिए अब सप्लाई कर्व देखते हैं. सप्लाई कर्व कैसा है? देखिए, सप्लाई कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है. सो फर्स्ट क्वेश्चन यही अराइज होता है कि ये कर्व नीचे से ऊपर क्यों जा रहा है. आपको याद है डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व कैसा होता था, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग, इस तरह से हम डिमांड कर्व को ड्रॉ करते थे. बट सप्लाई कर्व क्या है, वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है. इट मीन्स आप ये देखिए कि इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या शो किया हुआ है. इसके एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे प्राइस शो किया हुआ है. इसका मतलब ये है कि प्राइस और क्वांटिटी का यहाँ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है. डायरेक्ट रिलेशन कैसा होता है, वो हमें कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी कम होगी. जबकि डिमांड में ऐसा नहीं था. डिमांड में कैसा था, आप लोग कंज्यूमर थे और उस टाइम आप सोच रहे थे प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी. बट अब ऐसा नहीं है. अब आप सप्लायर हैं तो नाउ यू आर थिंकिंग कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी, सप्लाई भी बढ़ेगी. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अपवर्ड स्लोपिंग. ओके, नाउ देखिए इस पॉइंट पे ए पॉइंट हमने लिया, इसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं इसको कि इस ए पॉइंट पर पी प्राइस पर क्यू क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है. बट जैसे ही प्राइस बढ़ गया, प्राइस पी से P1 जब हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, तो उस केस में सप्लाई भी बढ़ जाती है, वो OQ से OQ1 हो जाती है. ओके, सो दिस शोज कि सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है. देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. सेकेंड थिंग इज व्हाट इज इट्स स्लोप. स्लोप क्या होता है इसका? स्लोप क्या हमें बताता है? स्लोप हमें बताता है कि चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. यानी कि क्वांटिटी देखिए नीचे लिखी हुई है, यानी क्वांटिटी में पहले चेंज होगा, बाद में प्राइस में चेंज होगा. अगर क्वांटिटी में 1 यूनिट चेंज आता है तो प्राइस में भी 1 यूनिट चेंज आएगा. ये यहाँ पर शो किया जा रहा है कि या फिर प्राइस क्वांटिटी पहले चेंज होगी तो बाद में प्राइस चेंज होगा. ओके, तो पहले आप देखिए ए पॉइंट पर क्वांटिटी सप्लाई की जा रही थी OQ, बट ऑन पॉइंट बी क्वांटिटी इज सप्लाइंग फ्रॉम OQ टू OQ1. ओके, तो क्वांटिटी की सप्लाई यहाँ बढ़ गई है, OQ से OQ1 हो गई है और प्राइस भी बढ़ चुका है, OP से OP1 हो गया है. तो यहाँ पर हमें इनका चेंज लेके चलना है. डेल्टा हमेशा चेंज को रिप्रेजेंट करता है. तो अब यहाँ पे चेंज क्या आया है, ये वाला चेंज आया है जिसको हम Q1 कह सकते हैं. ओके, एंड प्राइस में चेंज क्या आया है, ये डेल्टा P, दिस इज द चेंज जिसको हम P1 कह सकते हैं.
यानी कि आप OP1 में से OP माइनस कर देंगे और OQ1 में से OQ माइनस कर देंगे तो आपको चेंज पता चल जाएगा और उसी से हमेशा क्या होगा, सप्लाई कर्व का स्लोप आएगा। और एक पर्टिकुलर सप्लाई कर्व पर जो स्लोप होगा, चाहे आप कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए सप्लाई कर्व पर, ये स्लोप हमेशा सेम आएगा। ओके, अच्छा, ये तो हमने अभी पढ़ा कि जो सप्लाई कर्व है मतलब लाइक जो सप्लाई है वो डिपेंड करती है प्राइस पर। ओके, बट हमेशा सप्लाई सिर्फ प्राइस पर ही नहीं डिपेंड करती, और भी बहुत से डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो सप्लाई को बताते हैं कि सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी। तो ये कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं? एक्चुअली इसको हम सप्लाई फंक्शन भी कहते हैं। सप्लाई फंक्शन इसलिए कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसका फर्क सप्लाई पे पड़ता है। तो एस मीन्स सप्लाई फंक्शन, ये सप्लाई है and this is the function of supply. Supply depends on all of these factors. Okay? Supply सिर्फ हमेशा प्राइस पे नहीं डिपेंड करती है, बाकी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। तो उनके हिसाब से हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज PX. What is PX? PX means price of commodity. मतलब जो कमोडिटी, जो सामान आप बेचना चाह रहे हो मार्केट में, उसका प्राइस क्या चल रहा है, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सेकेंड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का प्राइस जो है उसके कम ज्यादा होने पर भी सप्लाई पर फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? रिलेटेड गुड्स 2 टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं, जैसे चाय कॉफी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो एक साथ ही यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि ब्रेड बटर, पेन एंड इंक। ओके, इस तरह के कार एंड पेट्रोल। ओके, ये सारे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो रिलेटेड गुड्स का प्राइस कैसे डिटरमाइन करता है? ओके, अगर सपोज कीजिए यू आर सेलिंग टी, अगर आप टी बेच रहे हैं और टी की सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफी। कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है, आपका प्राइस नहीं बढ़ा है, टी का प्राइस नहीं बढ़ा है, जो आप सामान बेच रहे हो उसका प्राइस नहीं बढ़ा है, ना ही वो कम हुआ है। टी का प्राइस अभी वही है जो पहले था, लेकिन कॉफी का प्राइस अचानक से बढ़ जाता है। इससे क्या होगा? जो आपकी जो सप्लाई है ना आपकी तरफ, एक्चुअली टी का प्राइस जब कॉफी का प्राइस जब बढ़ जाएगा तो टी की सप्लाई कम हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि टी के प्राइस तो बढ़े नहीं है, कॉफी के प्राइस बढ़ गए हैं। और सप्लायर, आप एक सप्लायर हैं तो सप्लायर के अकॉर्डिंग सोचिए, जब कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो बहुत सारे सप्लायर जो है वहां शिफ्ट हो जाएंगे, वो आप कॉफी बेचना चाहेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? देखो, टी का प्राइस कम ज्यादा नहीं हुआ, पर कॉफी का प्राइस बढ़ने से वहां की सप्लाई बढ़ गई है। ओके, चलिए ब्रेड एंड बटर के बारे में सोचते हैं। आप ब्रेड में डील करते हैं, आप ब्रेड बेचते हैं, अचानक से ना बटर का प्राइस बढ़ जाता है, तो क्या होगा? ब्रेड की सप्लाई कम होगी कि नहीं? ब्रेड की सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर बटर का प्राइस बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे? बटर की डिमांड करेंगे। सप्लायर भी क्या करेंगे? बटर को सप्लाई करेंगे। बटर बेचेंगे तो साथ में ब्रेड भी तो बेचना पड़ेगा, है ना? क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं कि दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज NF. NF मतलब नंबर ऑफ फर्म्स प्रेजेंट इन इंडस्ट्री। लाइक अगर आप बिस्किट्स बेचते हैं तो बिस्किट सिर्फ आप ही थोड़ी ना बेचते हैं, और भी यहाँ पे कई फर्म्स है जो बिस्किट्स बना भी रही हैं और बेच भी रही हैं। तो अगर बिस्किट्स का प्राइस बढ़ जाता है मार्केट में तो उस केस में और ज्यादा फर्म्स आ जाएंगी। या फिर हम ये भी ऐसे कह सकते हैं कि प्राइस को भी हम साइड कर देते हैं कि भाई नंबर ऑफ फर्म्स अगर किसी इंडस्ट्री में बढ़ गई है तो अपने आप वहां की सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना? ये नंबर ऑफ फर्म्स कम हो गई। आप ऐसे सोच लीजिए कि आप जिस मार्केट में सामान लेने जाते हो वहां पर अगर वहां पर क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गई अचानक से। सप्लाई क्यों बढ़ गई? क्योंकि बहुत सारी शॉप्स आ गई, वहां पे बहुत सारी शॉप्स ओपन हो गई, तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर शॉप्स कम हो गई, वहां पे शॉप्स बंद हो गई तो सप्लाई कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। ओके, नेक्स्ट इज G. व्हाट इज G? G का मतलब है यहाँ पर ये वाला G तो आपका गवर्नमेंट पॉलिसी है, ये गोल ऑफ फर्म। गोल ऑफ फर्म का मतलब होता है कि आपकी जो फर्म है उसका मेन गोल क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या सेल्स मैक्सिमाइजेशन है? अगर आपकी फर्म का मेन गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होगा कि आप अपने प्रॉफिट पे ध्यान रखोगे कि प्राइस बढ़ेगा तो ही आप सप्लाई बढ़ाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ाओगे। तो उस केस में जब आप प्रॉफिट पे ध्यान रखोगे तो आप सप्लाई बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी वो प्राइस के अकॉर्डिंग देखोगे। लेकिन अगर आपकी फर्म का मेन गोल सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो इन दैट केस आप क्या करोगे कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस क्या है क्या नहीं है, आपको बस सप्लाई बढ़ानी है। आपका मेन एम है आपकी जो सेल है वो ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द गोल ऑफ द फर्म।
नेक्स्ट इज पीएफ। पीएफ मीन्स प्राइस ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब अगर आप प्रोड्यूसर हो और साथ ही साथ सप्लायर भी हो, तो आप जिन चीजों का यूज करते हो अपना प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, रॉ मटेरियल वगैरह, अगर रॉ मटेरियल आपको सस्ता पड़ता है तो आप उस चीज की सप्लाई बढ़ा दोगे, क्योंकि आपकी कॉस्ट कम आएगी तो सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी। ओके, लेकिन अगर आपके जो फैक्टर्स हैं उनकी कॉस्ट ज्यादा हो गई है तो उस केस में आप क्या करोगे, सप्लाई कम कर दोगे। नेक्स्ट इज टी मीन्स टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है तो उससे कार्य कुशलता बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और एफिशिएंसी बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज ईएक्स। ईएक्स मतलब बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। अगर आपका बिजनेस में ये मतलब शेयर मार्केट के बारे में आपने सुना होगा, शेयर मार्केट में 2 टर्म काम करती है, वैसे तो बहुत से टर्म्स काम करती है, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट 2 टर्म्स, बेयरिश एंड बुलिश। ओके, बुलिश टर्म का मतलब है कि आपको लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में, इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, बहुत दूर की बात नहीं कर रहे, इन द नियर फ्यूचर किसी चीज के जो है डिमांड बढ़ने वाली है, आपके कमोडिटी की डिमांड बढ़ने वाली है, तो आप क्या करोगे, सप्लाई बढ़ाना शुरू कर दोगे, उसे कहते हैं बुलिश। और बेयरिश का मतलब अगर आपको लग रहा है कि नियर फ्यूचर जो है डिमांड बहुत कम होने वाली है, तो आप क्या करोगे, सप्लाई कम करना शुरू कर दोगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की कैसी पॉलिसी है, लाइक गवर्नमेंट की टैक्सेशन वाली पॉलिसी कैसी है और सब्सिडीज वाली पॉलिसी कैसी है। टैक्सेशन सब्सिडीज की टैक्सेशन की बात करें तो टैक्स का मतलब होता है कि अगर सरकार टैक्स बहुत ज्यादा लगाती है तो उस केस में क्या होगा, जो सप्लायर्स होंगे वो डीमोटिवेट हो जाएंगे और उनकी सप्लाई कम हो जाएगी। लेकिन अगर सरकार टैक्स कम लगाएगी तो उनके पास मतलब एक वो रहेगा कि हाँ हम सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। और नेक्स्ट इज सब्सिडीज। सब्सिडीज भी गवर्नमेंट द्वारा ही दी जाती है, जिसको हम आर्थिक सहायता कहते हैं हिंदी में। सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट अच्छी प्रोवाइड कर रही है तो सप्लाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और अगर सब्सिडीज नहीं दी जा रही तो सप्लाई पर उसका फर्क पड़ेगा। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स भी क्या करते हैं, सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं, जो कि आप नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर में अपने पढ़ेंगे, शिफ्ट्स इन सप्लाई एंड डिमांड कर्व में। ओके, कि शिफ्ट क्यों होता है, अभी हम आगे उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। ओके, अगर इन सब चीजों में चेंज आता है तो भी सप्लाई में चेंज आएगा। हाँ, प्राइस में, मार्केट प्राइस में किसी के चेंज आता है, आपकी जो कमोडिटी आप जो बेच रहे हो उसके मार्केट प्राइस में चेंज आता है तो चेंज आएगा ही आएगा। लेकिन उसके अलावा ये सारे फैक्टर्स जो है इनमें चेंज आने पर भी सप्लाई में चेंज आएगा। ओके, तो चलिए अब हम जान लेते हैं व्हाट इज मूवमेंट इन सप्लाई कर्व एंड व्हाट इज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ओके, अब हम ये देखेंगे कि प्राइस में चेंज आता है तो सप्लाई में कैसे चेंज आता है। वैसे तो मैं बता ही चुकी हूँ कि प्राइस ज्यादा होगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम। कौन सी प्राइस, मार्केट प्राइस आपकी चीज का। लेकिन अब इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जब इन फैक्टर्स में चेंज आएगा रादर देन प्राइस, तो इन फैक्टर्स में चेंज आने पर सप्लाई पे हाँ फर्क तो पड़ेगा, कम या ज्यादा होगी, पर उसको हम कर्व के थ्रू कैसे शो करेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। ओके गाइज, लेट अस टॉक अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई नाउ। लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई देखिए, इसमें सप्लायर कितना सप्लाई करेगा, क्या क्वांटिटी सप्लाई करेगा, इट इज ओनली डिपेंड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, कि उस कमोडिटी का मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, ये सिर्फ इसी पर डिपेंड करता है। और अगर सप्लायर है तो क्या सोचेगा कि प्राइस ज्यादा है तो ज्यादा सप्लाई की जाए, प्राइस कम है तो कम सप्लाई की जाए। सो आप देखिए इन दिस कर्व, अगर प्राइस ओपी है, मतलब पी इज द प्राइस ऑफ समथिंग, तो इन दैट केस क्वांटिटी सप्लाइड इज क्यू, ओक्यू। ओके, और अगर प्राइस बढ़कर ओपी से ओपी 1 हो जाता है तो सप्लाई भी ओक्यू से बढ़कर ओक्यू 1 हो जाती है। दिस इज द सिंपल लॉ ऑफ सप्लाई। देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ओके, if price gets increased then supply or quantity of something that is supplier is supplying will also get increased. Okay, and vice versa. Next देखिए, लेकिन इसमें ना कुछ assumptions में मान के चलनी है। assumptions बहुत जरूरी होती हैं। assumption मतलब हमने पहले से क्या assume कर रखा है उसी पर ये लॉ टिका हुआ है। हमने अभी जो है डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो डिटरमाइन करती है सप्लाई को, सप्लाई फंक्शन पढ़ा था, तो उसमें सिर्फ हमने प्राइस ऑफ द कमोडिटी थोड़ी ना पढ़ा था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेक्नोलॉजी, गोल ऑफ द फर्म और बहुत सी चीजें देखी थी। तो हमने अब ये सोचना है कि अजम्पशंस में हमें ये मान के चलना है कि जो बाकी सारे जो
फैक्टर्स हैं, बाकी सारे जो डिटर्मिनेंट्स हैं एक्चुअली वो सारे, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो सारे रुके हुए हैं, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, अभी उनमें कोई चेंज नहीं आया। ओके, तभी हम लॉ ऑफ सप्लाई को स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ प्राइस के चेंज होने का क्वांटिटी की सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो देख रहे हैं। तो बाकी चीजों में हम क्या मान लेंगे, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन कोलोफॉर्म, नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये सारी की सारी क्या है, हमारी एजम्पशंस है। ओके, ये सारी एजम्पशंस हमने इसलिए मानी है क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई हमें प्राइस और क्वांटिटी का ही डायरेक्ट रिलेशन बताता है। ओके, तो चलिए अब हम आते हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए अब देख लेते हैं मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में मूवमेंट कैसे होती है। देखिए, सप्लाई कर्व में जब भी हम मूवमेंट की बात करेंगे तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि प्राइस का सप्लाई पर जो फर्क पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि वही प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम तो सप्लाई कम। यानी कि मूवमेंट जो है सप्लाई कर्व पर, सिर्फ अगर हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड पे ध्यान दीजिए, मूवमेंट की बात कर रहे हैं, शिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व के ऊपर ही मूवमेंट्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस पॉइंट पर ए पॉइंट नाम रख लेते हैं इसका, इस पॉइंट पर जो किसी चीज का प्राइस है वो है P और क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है Q। ओके, सो अचानक से क्या होता है ना, प्राइस बढ़ जाता है, P डैश हो जाता है, तो इस प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ जाती है, Q डैश हो जाती है, और ये जो न्यू पॉइंट है ये है B। ओके, तो सप्लाई कर्व में मूवमेंट देखने को मिली कहां पर, कि पहले सप्लाई कर्व यहां तक था, अब ये जो सप्लाई कर्व है इसमें उधर की तरफ मूवमेंट होगी, अपर साइड मूवमेंट होगी। इस अपर साइड मूवमेंट को जब ये हमारी जो सप्लाई है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली जाएगी, यानी सप्लाई पहले OQ क्वांटिटी कर रहे थे, अब OQ से OQ डैश हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे, अभी देखिए यहाँ जो हलचल हो रही है, जहाँ यहाँ जो मूवमेंट हो रही है वो अलोंग द सप्लाई कर्व हो रही है, सप्लाई कर्व के ऊपर ही हो रही है। आप इसको किसी अलग कलर से भी शो कर सकते हो, या आप इसमें ऐसे एरो दिखा के भी शो कर सकते हो कि ये देखो पहले ए था, सप्लाई ए पॉइंट पर थे हम, अब हम बी पॉइंट पे चले गए, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई बढ़ गई है। सप्लाई बढ़ने को हम कहेंगे, अच्छा सप्लाई जब बढ़ेगी और वो ड्यू टू प्राइस बढ़ेगी तो हम उसको एक्सपेंशन या एक्सटेंशन कुछ भी कह सकते हैं, उसको हम इंक्रीज वर्ड नहीं देंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं बढ़ गई तो इंक्रीज हो गई, बिल्कुल नहीं, हम उसे कहेंगे सप्लाई एक्सटेंड हो गई या एक्सपैंड हो गई। ओके, यहाँ पे वर्ड्स का ही खेल है सारा, आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कहोगे। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन। बेटा कॉन्ट्रैक्शन में भी क्या है ना, हमें प्राइस पर ही ध्यान रखना है कि प्राइस के कम होने पर यहाँ सप्लाई कम हो जाएगी। ओके, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कम होने पर, ठीक है, और किसी फैक्टर की वजह से नहीं। तो मान लीजिए पहले जो सप्लाई थी ए पॉइंट ये था, इस पर इस प्राइस पर बी प्राइस पर सप्लाई थी Q। ओके, फिर अचानक से जब चीज का प्राइस कम हो गया, कम होके रह गया P डैश, तो सप्लाई हो गई कम होके Q डैश। अब यहाँ पर सप्लाई जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ गई है, या हम इसको ऐसे एक काम करते हैं, नीचे वाले को ए पॉइंट रखते हैं, ऊपर वाले को बी रखते हैं, तो हम समझने में आसानी होगी कि अब जो सप्लाई है वो बी से ए पॉइंट पर आ गई है, सप्लाई कम हो गई है। सप्लाई कम हो गई है तो हम उसको डिक्रीज नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, सिकुड़ गई है। तो यहाँ पे क्या है, इसी सप्लाई कर्व में मूवमेंट हो रही है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बी से ए पॉइंट पे आ रहा है, इसको भी हम एरो के थ्रू ऐसे शो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन है और ये एक्सपेंशन है, और ये दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ प्राइस में जो चेंज आया है उसकी वजह से देखने को मिल रहा है। ओके, तो चलिए अब हम शिफ्ट को डिस्कस कर लेते हैं, और जो शिफ्ट होता है सप्लाई कर्व में वो प्राइस की वजह से नहीं होता, दूसरे डिटर्मिनेंट्स की वजह से होता है। ओके, तो चलिए अब जान लेते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व के बारे में, कि सप्लाई कर्व में शिफ्ट कब होता है। पहले तो ये जानना जरूरी है, सप्लाई कर्व में शिफ्ट तब ही होता है जब उस चीज को, जिस चीज को सप्लायर बेच रहा है, उस चीज के प्राइस को छोड़कर, उस चीज के प्राइस पे ध्यान नहीं देना है,
उस चीज के प्राइस के सिवा और जो दूसरी डिटर्मिनेंट्स हैं अगर उनमें चेंज आता है तो उसकी वजह से सप्लाई में शिफ्ट होता है। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने पे क्या होगी, कॉस्ट कम आएगी चीजों को बनाने की, और जब चीजों को बनाने की कॉस्ट कम आएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। अब इधर क्या हो रहा है, सप्लाई बढ़ गई, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, बट प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया ना। प्राइस ऐसा तो नहीं है ना कि प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ गई, बल्कि प्राइस नहीं बढ़ा है, प्राइस जितना है उतना ही है, सिर्फ टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है और उसकी वजह से सप्लाई बढ़ गई है। तो देखिए, जब भी सप्लाई में शिफ्ट होगा, सप्लाई कर्व में शिफ्ट होगा, शिफ्ट वर्ड हम यूज ही इसलिए करेंगे क्योंकि उस चीज के खुद के मार्केट प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है, बल्कि दूसरे डिटर्मिनेंट्स में चेंज आ रहा है, और दूसरे डिटर्मिनेंट्स में चेंज आने की वजह से सप्लाई कर्व में शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने भी क्या माना कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी के लिए इसमें हम कोई एक्सटेंशन या एक्सपेंशन वर्ड नहीं यूज करेंगे, बल्कि इंक्रीज वर्ड यूज करेंगे। ओके, और अगर सप्लाई कम हो रही है तो उसके लिए हम डिक्रीज वर्ड यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए, ये आपका सप्लाई कर्व है। अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है P, इस पे Q क्वांटिटी और Q क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है। प्राइस P है और क्वांटिटी Q सप्लाई की जा रही है। अब देखिए, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है। अब सप्लाई कैसे बढ़ेगी, ये जो पूरा का पूरा सप्लाई कर्व है ये शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पर, नीचे की ओर, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। ये इस न्यू सप्लाई कर्व का नाम S डैश रख देते हैं। एंड वन मोर थिंग इज कि दो सप्लाई कर्व कभी भी एक दूसरे को आपस में कट या इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, ये हमेशा पैरेलल होते हैं। तो यहाँ देखिए, प्राइस आप देखिए, प्राइस तो सेम ही है और इसी सेम प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है Q डैश, OQ से OQ डैश। क्वांटिटी की सप्लाई बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है? क्या प्राइस बढ़ गया? जी नहीं, प्राइस नहीं बढ़ा, बल्कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। तो उस वजह से जो सप्लाई कर्व है राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई, नॉट एक्सटेंशन इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई। ओके, अच्छा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए या फिर सरकार टैक्स कम कर दे, सब्सिडी देने लग जाए, जो फर्म का गोल है वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो जाए कि हमें तो सेल बढ़ानी है, या फिर बिजनेस एक्सपेक्टेशंस ये हो जाए कि नियर फ्यूचर में जो है डिमांड बढ़ने वाली उस चीज की। ठीक है, तो इन सब चीजों में क्या होगा, सप्लाई का राइट साइड शिफ्ट होगा। अब आते हैं डिक्रीज इन सप्लाई कर्व पे। डिक्रीज इन सप्लाई कर्व में क्या होगा, बिल्कुल उसका उल्टा होगा कि यहाँ पर भी प्राइस पर ध्यान नहीं देना है, उन्हीं चीजों पे ध्यान देना है। जैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूव नहीं आया है, टेक्नोलॉजी वही हम पुरानी यूज करते चले जा रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए। इस सिनेरियो को ले लेते हैं, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए। टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, जो सप्लायर्स है वो डीमोटिवेट होंगे और इस वजह से सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम होगी तो हम उसको एक्सटेंशन नहीं कहेंगे, अब हम उसे डिक्रीज कहेंगे। डिक्रीज इसीलिए कहेंगे क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बल्कि टैक्स बढ़ चुके हैं। टैक्स बढ़ने की वजह से सप्लाई कर्व पहले तो ऐसा था, अब सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये भी पैरेलल ही रहेगा इसको कट या इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दिस इज S डैश। ओके, पहले तो सप्लाई की जा रही थी OQ, अब सप्लाई देखिए कम हो गई OQ डैश, जबकि प्राइस नहीं कम हुआ है, प्राइस उतना ही है। सप्लाई क्यों कम हो गई है? सप्लाई इसलिए कम हो गई है क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए, और गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए। टैक्स बढ़ना, कम होना, सब्सिडीज का देना या ना देना, ये दूसरे डिटर्मिनेंट्स है रादर देन प्राइस। ओके, सो इंक्रीज और डिक्रीज, जिसको हम शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कह रहे हैं, ये तभी होता है जब किसी भी चीज को जो आप बेच रहे हो उसके प्राइस में नहीं चेंज आता, बल्कि दूसरे डिटर्मिनेंट्स में चेंज आता है। आई होप ये चीज अब आपको क्लियर होगी अच्छे से। तो चलिए अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स डू इट। तो चलिए अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई समझ लेते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी हमें ये नहीं बताती कि सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी, वो तो हमें वैसे ही पता चल जाता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इलास्टिसिटी हमें बताती है उसकी टेंडेंसी, उसकी डिग्री, दैट हाउ मच, यानी कि अगर प्राइस बढ़ गया, मान लो प्राइस जो है वो 2 रुपीज से 4 रुपीज हो गया है। ओके,
₹2 प्राइस बढ़ गया है, यानी कि अब आप इसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखो कितना परसेंट प्राइस बढ़ गया, डबल हो गया है, मतलब 100% प्राइस बढ़ गया। तो क्या सप्लाई भी 100% बढ़ेगी? पहले सप्लाई थी 50, ₹2 पे सप्लाई थी 50, तो क्या अब सप्लाई 100 हो जाएगी? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि परसेंटेज चेंज कितना आया, ठीक है। लाइक अगर प्राइस 100% बढ़ गया तो सप्लाई 100% बढ़ भी सकती है, ठीक है, नहीं भी बढ़ सकती। अगर मान लीजिए प्राइस 100% बढ़ गया पर सप्लाई जो है सिर्फ 80% बढ़ी, ठीक है, या फिर प्राइस 100% बढ़ गया, ये सप्लाई सिर्फ 120% बढ़ी, ठीक है। सप्लाई 100% बढ़ गया, सप्लाई भी 100% बढ़ी, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। देखिए इलास्टिसिटी हम किसकी पढ़ रहे हैं? सप्लाई की पढ़ रहे हैं। प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब कि हम सप्लाई पर फर्क जो पड़ रहा है वो प्राइस की वजह से पड़ रहा है, सिर्फ उसको मेजर कर रहे हैं और किसी को मेजर नहीं कर रहे हैं। ओके, दूसरी चीज ये डिग्री बता रहा है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की, कि हाउ मच, कि कितना ज्यादा सप्लाई बढ़ गई, कितना ज्यादा सप्लाई कम हो गई, क्योंकि प्राइस में चेंज आ रहा है। तो हाँ, प्राइस में चेंज आ रहा है, सप्लाई में चेंज आएगा ही, पर कितना आएगा, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो उसके दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, एंड सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक मेथड। तो फर्स्ट वन इज परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड हमें क्या है, कैसा मेथड है? देखिए ES यहाँ पर जो शो कर रहा है वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को शो कर रहा है। ये हमें बताता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब कि प्राइस में जो कितना परसेंट चेंज आया और उसका इफेक्ट सप्लाई पर क्या पड़ा, मतलब सप्लाई में कितना परसेंट चेंज आया। ओके, इससे हम ये मेजर करते हैं परसेंटेज चेंज। ओके, अच्छा, इसको आपकी बुक्स में जो है इस तरह से दिखा रखा होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पाई इंटू पी बाई क्यू, पर इसकी डेरिवेशन क्या है वो ये देखिए। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई में जो परसेंट चेंज आ रहा है वो कैसे निकालेंगे हम? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्यू इंटू 100। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि आप लोग 7th 8th में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते थे, ठीक है, प्रॉफिट को ऊपर रखते थे, सीपी को नीचे रखते थे, इंटू 100 करते थे। उसी तरह से है कि चेंज इन क्वांटिटी ऊपर रखा, इनिशियल क्वांटिटी जो पहले सप्लाई की जा रही थी वो नीचे रखा, इंटू 100। ऐसे ही हमने क्या किया, प्राइस के लिए किया, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय पी, यानी डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी इंटू 100। उसके बाद 100 से 100 कैंसिल, देन क्या बचा, डेल्टा क्यू बाय क्यू। अच्छा, ये जो डेल्टा पी बाय पी है ये घूम के इसके साथ ऊपर आ जाएगा, इंटू पी ऊपर चला जाएगा, डेल्टा पी नीचे हो जाएगा। तो क्या बना हमारा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। तो इस तरह से क्या होगा, ये परसेंटेज मेथड के थ्रू हम जो है इस तरह से सप्लाई कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में भी गिवन होंगे, उसमें आपको इस तरह से भी करना पड़ सकता है और इस तरह से भी करना पड़ सकता है, तो आपको दोनों ही तरीके पता होने चाहिए। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मेथड, लेट अस सी इट। ओके, सो द नेक्स्ट मेथड इज ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड हमें बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में। ये एक रफ आइडिया देता है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको आंसर निकाल के नहीं देता है। सो लेट अस सी दिस। इन द फर्स्ट कर्व यू कैन सी दैट देयर इज इलास्टिसिटी ऑफ 1। कैसे कि अगर प्राइस में 50% चेंज आया है तो सप्लाई में भी 50% चेंज ही आएगा। मतलब यहाँ पे प्राइस और सप्लाई में जो क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है इन दोनों में परसेंटेज चेंज सेम ही रहेगा। अगर प्राइस जो है 60% कम होता है तो सप्लाई भी 60% ही कम होगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 1 के इक्वल ही होती है। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि प्राइस में अगर 20% चेंज आया तो सप्लाई में 50% या 60% चेंज आ गया। मतलब यहाँ पर जो क्वांटिटी सप्लाई है, सप्लाई की रिस्पॉन्सिवनेस प्राइस के लिए ज्यादा है। प्राइस में जरा सा चेंज आता है तो सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। एंड नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1। इन दिस केस हम ये देखेंगे कि अगर प्राइस में
50% चेंज आया है तो सप्लाई में उतना चेंज नहीं आएगा। सप्लाई यहाँ पर प्राइस को इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। मतलब प्राइस देखिए P डैश से P हो गया है। प्राइस में मान लीजिए ये 50% चेंज आया है तो क्वांटिटी में देखिए कितना कम चेंज आया है। ठीक है, मान लीजिए 20 या 30% चेंज ही आया है तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है इसकी वो लेस देन 1 है, 1 से कम है। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। फिर लाइक Q भी हो सकती है, Q डैश भी हो सकती है, Q1 भी हो सकती है। सप्लाई मतलब इसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर रहेगी। इट मीन्स इस एक पर्टिकुलर प्राइस पे सप्लाई भरपूर मात्रा में होगी। ओके, नेक्स्ट इज सप्लाई इज इक्वल टू 0, यानी सप्लाई को फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस 0 हो जाए, P हो जाए, P डैश हो जाए, कितना भी हो जाए प्राइस, लेकिन सप्लाई तो Q ही रहेगी। ठीक है, तो मतलब सप्लाई जो है यहाँ 0 होगी, सप्लाई में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा। तो ये 5 सिचुएशंस हम देखते हैं ज्योमेट्रिक मेथड में। ओके, सो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी और एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत सही रहेगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो प्लीज इसको जो है ढंग से देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि एग्जाम टाइम में उनकी जो रिवीजन है इस चैप्टर को लेकर वो क्विकली हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर वैसे बहुत बड़ा है। अगर आप लोग बुक से पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम ले लेगा। इससे अच्छा है कि आप लोग फटाफट से क्विक रिवीजन कीजिए। प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।